नमस्कार, स्वागत है आपका गुजर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित घटना चक्र के एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर अटेंड करें। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे चैनल पर जा कर के आप ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो देखते हैं आज के जीएस के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पंचगव्य में तुलसी को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा गाय के दूध, घी और गोबर ये तीनों ही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक। तो सही उत्तर हमारा है ब्राह्मण, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ऑप्शन है 1471, 1191, 1391 या 1061 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, यानी 1191। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे। ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। यानी जो अमीर खुसरो थे, इन्हें तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता था और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बलबन ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ऑप्शन है 1609 में, 1610 में, 1612 में या 1618 में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। अगला प्रश्न, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। ऑप्शन है 1616 में, 1650 में, 1630 में या 1670 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1616 में। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमारे ऑप्शंस हैं मंगलुरु, मैसूर या बेलगाम। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, यानी मैसूर। यानी ये मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी श्रीरंगपट्टनम जो है, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो सही उत्तर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। ऑप्शन है 14, 13, 17 या 26। तो सही उत्तर हमारा है अनुच्छेद 14, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो सही उत्तर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय
तथा ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन है 23वां, 26वां, 24वां या 32वां। तो सही उत्तर हमारा है 23वां, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 23वां है वो मानव के क्रय विक्रय एवं ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाक जल संधि। अगला प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो शहर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसमें जो कर्क रेखा है उसके सबसे समीप में शहर स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ज्यामंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या वायुमंडल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्थलमंडल। अगला प्रश्न है। अक्षांश का वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में स्थित है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट या 52वां समांतर दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन डी, यानी 52वां समानांतर दक्षिण। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, और ऑप्शन डी हमारा है ईरान और इराक। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इराक, भारत और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है कपास, तंबाकू, धान और गेहूं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धान। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शंस देखते हैं। नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। यानी ये क्या हमारी कहलाती है मिश्रित खेती। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो ऑप्शंस हैं भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूलन मंडी, या हमारा ऑप्शन डी है मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुकूल मंडी। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, और अगला है महाराजगंज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सीतापुर। अगला प्रश्न है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो एक तरफ आपको नदियों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ शहर दिए हैं, तो इनको आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें जो गंगा है वो बहती है
बिठूर के किनारे, यानी गंगा को सुमेलित किया जाएगा बिठूर से। और जो राप्ती नदी है वो है गोरखपुर से संबंधित। गोमती जो नदी है ये संबंधित है जौनपुर से। और जो सई है वो संबंधित है प्रतापगढ़ से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत रविदास नगर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी संत रविदास नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? ऑप्शन है इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा और ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी अलीगढ़। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूँ, गन्ना, मक्का या चावल। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है वो है गन्ना, यानी हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर और गौरीगंज। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी आलमबाग में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1991 में, 1994 में, 1999 में या 2001 में। तो राइट आंसर है 1994 में। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। और ऑप्शन बी हमारा है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और रिपीटर, या ट्रांसमीटर, नॉइज़ और इंफॉर्मेशन। और ऑप्शन डी हमारा है ट्रांसमीटर, सिग्नल और मॉड्यूलेटर। राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो 3 बुनियादी इसकी इकाइयाँ हैं वो हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो ऑप्शन देखते हैं, SMTP, HTTP, FTP या POP3। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी यानी HTTP। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन भाषा नहीं है? ऑप्शन है पर्ल, रूबी, पाइथन या सी। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी यानी जो सी है वो एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन भाषा नहीं है। इसके अलावा पर्ल, रूबी और पाइथन ये तीनों ही उपयुक्त भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिमाण स्वरूप देगी? तो यहाँ पे एक आपको नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको नंबर बाइनरी में दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें इसका राइट आंसर क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी इक्वेशन ऑप्शन बी वाली। इसे सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो 101011 आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी नंबर का परिणाम 111010 होगा? ठीक है, तो इसका जो सही इक्वेशन होगा वो है हमारा ऑप्शन बी यानी 100101 प्लस 0 प्लस 10101, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 111010। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का इसाई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है पाइज, टेस्ला, डायोप्टर या कैंडेला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टेस्ला। जो टेस्ला है वो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है? ऑप्शन है व्हील बैरो, फोर्सेप, टंग्स या नाइफ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी व्हील बैरो, यानी जो व्हील बैरो है
वो क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन है उपधातु, धातु, अधातु या नोबल गैस। तो सही उत्तर हमारा है उपधातु, यानी जो हमारा सिलिकॉन है वो एक प्रकार की उपधातु है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन हैं थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण, हाइड्रोजन न्यूनीकरण या विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ऑप्शन है गुर्दा, पेट, जिगर या फेफड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जिगर। जो जिगर है वो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, और जो सबसे बड़ा बाह्य अंग है वो है त्वचा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आंतरिक अंग पूछा गया इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जिगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? ऑप्शन है मोटर स्नायु यानी न्यूरॉन, मेरुदंड, प्रमस्तिष्क गोलार्ध या कपालीय नसें। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी मेरुदंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरुरज्जु या मेरुतंत्रिका या पीयूष ग्रंथि। तो राइट आंसर जो हमारा है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है नोएडा, बंगलुरु, भोपाल या शिमला। तो राइट आंसर हमारा है शिमला, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है दूसरा, छठा, सातवां या आठवां। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी छठा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मत दिया है? ऑप्शन है 161, 162, 165 या 168। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए, यानी 168 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? ऑप्शन हैं बंगलुरु और गोवा, अहमदाबाद और केरल, मैसूर और तमिलनाडु, अयोध्या और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन बी, यानी अहमदाबाद और केरल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022 यानी सीज़न 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन हैं गुमान सिंह, विकास कांडोला, पवन शेरावत या प्रदीप नरवाल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पवन शेरावत जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन हैं लल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, टी अन्ना सेल्वी, टेसी थॉमस या दीप्ति माहेश्वरी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो हैं वो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस हैं शरद पगारे, नासिरा शर्मा, रामदास मिश्रा या असगर वजाहत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर असगर वजाहत को जो है 31वां व्यास सम्मान प्राप्त किया जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन हैं जसवंत सैनी, रामवीर उपाध्याय, संजय अग्रवाल या
अरिदम बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संजय अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या राजगोपालन। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रेचल कार्सन, जो है साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी के लिए। तो ये थे आज के हमारे जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।